देखिए आज हम लोग क्या पढ़े हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने उसका डेफिनेशन जाना और डेफिनेशन जानने के बाद हमने जाना कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, मतलब उसका क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का कि सही तरीके से ड्रग जो है हमारे सेल के पास, टिश्यू के पास या हमारे ऑर्गन के पास पहुंच जाए। किस थ्रू? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड के थ्रू हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमारे टिश्यू मेम्ब्रेन में पहुंच जाए अच्छी तरह से, और जहां पर उसे काम करना है यानी जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पर वो अच्छी तरह से क्या हो, काम कर सके। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद आपने कुछ फैक्टर्स के बारे में जाना कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर आपके डिसाइड करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। दो तरह के फैक्टर आपने जाना, एक जाना फिजियोकेमिकल फैक्टर और दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोकेमिकल फैक्टर में आपने क्या जाना कि फिजियोकेमिकल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जिसमें तीन चीजों पे बात हमने किया। पहला बात क्या किया, लिपिड सॉल्युबिलिटी, मतलब जो ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया होगा वो आसानी से वाइडली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी बॉडी में, और जो ड्रग्स सिर्फ वाटर सॉल्युबल होगा वो सिर्फ कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ही वो क्या होता है, स्प्रेड करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी है ताकि वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, जो लिपिड्स हैं उसमें क्या हो सके, मिक्स हो सके और अपना जो एक्शन है वो क्या कर सके, शो कर सके। और तीसरा हमने क्या जाना, आयोनाइजेशन। जो ड्रग्स यूनि और आयोनाइज होता है, मतलब उसमें जो आयंस होते हैं वो बैलेंस में होते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन अगर इक्वल अमाउंट में है तो वो क्या करते हैं, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस जगह पे जहां पे उसे काम करना है। और जो अच्छी तरह से आयोनाइज नहीं होते, अनइक्वल आयोनाइज होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच पाते हैं क्योंकि उनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो उनको क्या कर देता है, भटका देता है। उसके बाद हमने क्या जाना, बायोलॉजिकल फैक्टर। किसके बारे में जाना, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है कि अगर कोई ड्रग्स है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर्स बोलते हैं, उसके थ्रू कोई भी संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। जैसे अगर आपको कहीं चोट लगा तो जब चोट लगता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉक्स एंजाइम रिलीज करता है, और वो कॉक्स एंजाइम ही प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए आपके ब्रेन तक पहुंचता है और आपके दर्द को एहसास कराता है। जब आप दर्द रुकने वाली दवाई खाते हैं जैसे कि कॉम्बिफ्लाम, एक दर्द रुकने वाली दवाई है, उसमें कौन सा केमिकल है, आइबोप्रोफेन। ये जब खाते हैं तो वो उस रिसेप्टर पर बैठ जाते हैं और दर्द के सिग्नल को रोक देते हैं, मतलब कॉक्स एंजाइम को आगे जाने नहीं देते, जिससे कि दर्द का सिग्नल रुक जाता है। तो जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अच्छा होगा, जो कि एल्बुमिन से बना होता है, वो अच्छी तरह से काम करेगा, और जिसका अच्छा नहीं होगा वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग में क्या है कि अगर जो ड्रग्स अच्छी तरह से टिश्यू से बाइंड हो जाते हैं वो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छी तरह से टिश्यू से बाइंड नहीं होते हैं वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि बोन और टीथ में टिश्यू बाइंडिंग में यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे तो वो क्या होते हैं, स्टोरेज के रूप में जमा हो जाते हैं। किस रूप में जमा होते हैं, और इसमें दवा जो है धीरे धीरे थोड़ी काम करती है। मान लो कि किसी का बोन का प्रॉब्लम है, उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई, और वो अगर विटामिन डी का टैबलेट खाना चालू कर दिया तो जरूरी नहीं कि 1 या 2 दिन में उसके बोन में पूरे विटामिन डी आ जाए, क्योंकि इसमें यह स्टोरेज कैपेसिटी के तहत आ रहा है और समय लगेगा इसको वहां पर पहुंचने में। उसके बाद क्या है, ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, मतलब किस टिश्यू में ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है वहां पर ड्रग जल्दी पहुंचती है। और उसमें 3 ऑर्गन आते हैं, सबसे पहले आता है आपका लीवर आता है, उसके बाद किडनी आती है, उसके बाद ब्रेन आते हैं। इसको हाईली परफ्यूम्ड ऑर्गन्स बोलते हैं, मतलब कोई भी ड्रग का अगर एक्शन या रिएक्शन कुछ भी हो सबसे पहले यहीं पे होगा। जैसे अभी कफ सिरप का रिएक्शन हो गया, छोटे छोटे बच्चे मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि जो कफ सिरप लिए उसमें इथाइल ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया गया उसको बनाने में, जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीज प्रॉपर्टी में, और उसको कफ सिरप की प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करके क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, और अभी उस पर रोक लग गई है। ठीक है, तो इस तरह से
सबसे पहले अगर किसी दवा का एक्शन या रिएक्शन जो भी होगा वो आपके हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में होता है, जहाँ पे ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, उसके बाद ब्रेन हो गया। उसके बाद क्या है, कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब कैपिलरी बहुत छोटे छोटे नली होती है, आपके बाल के शेप जैसे नलियाँ होती हैं, और इनमें क्या होता है कि इस कैपिलरी में इस तरह से बैरियर होते हैं। तो ये जो आप देख रहे ब्रेन है और ये ड्रग्स है, तो ये BBB है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करता है, ड्रग्स को उधर जाने नहीं देता। जो ड्रग्स ऐसा डिजाइन किया गया है जो इसको पार कर जाए वही जा पाता है, जैसे डाइफेनमेथ्रिन वो पार कर जाता है और सेडेशन प्रोड्यूस करता है। और ये है लीवर का बैरियर, LBB लीवर बैरियर, इसको आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें डॉट है और इसमें कितना बड़ा बड़ा सर्कल है। तो लीवर में कोई भी ड्रग्स चला जाता है वो किसी को नहीं रोक पाता। इसीलिए क्या होता है कि लीवर जल्दी असर करता है और लीवर जल्दी खराब भी होता है और लीवर जल्दी ठीक भी होता है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स ज़्यादा है और ब्रेन के पास रीजनरेट सेल नहीं है। इसीलिए ये बैरियर बनाया गया है ताकि सब दवा उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाए। तो ये सब क्या था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। नोट्स आपको मिल जाएगा।